हेलो बच्चों, मैं हूं नागेंद्र कुमार पटेल और आप देख रहे हैं अपना सबसे मनपसंद और सबसे अच्छा स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अल्फा इंस्टीट्यूट, अल्फा इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग 2023 के बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे होंगे, कुछ पेपर दे लिए होंगे। आप लोग हिंदी का, अंग्रेजी का और जीव विज्ञान का पेपर दे चुके होंगे। 1 तारीख को आप लोग का है भौतिक विज्ञान का पेपर। तो जो 2023 के बोर्ड एग्जाम भौतिक विज्ञान में के जो संभावित जितने भी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं, उनका एक साथ हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन इसमें क्या है महत्वपूर्ण है संभावित। ठीक है, आप लोग अच्छे से पेपर देकर एक अच्छा नंबर लाइए। और अगर इस क्लास को आप लोग करते हैं, ये पूरा अच्छे से, अगर जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है अगर अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आप फिजिक्स में तो एक अच्छा नंबर लाएंगे ही लाएंगे। अगर ये क्लास अच्छे से पूरा तैयार करके जाते हैं तो आप फिजिक्स में एक अच्छा नंबर लाने योग्य हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, तो हम लोग देखिए स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग देखिए क्या करिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं और अच्छा नंबर लाएंगे ही लाएंगे, तैयार किए ही हैं, तैयार कर रहे हैं, तो अच्छा नंबर आएगा ही आप लोगों का। हम आप तो देखिए, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 के बाद अगर CUET का, अगर आप लोग ग्रेजुएशन का तैयारी, अंडर ग्रेजुएशन का यदि तैयारी आप करना चाहते हैं यूजी का, तो देखिए लक्ष्य बैच चल रहा है हमारा 2023 लक्ष्य बैच, जिसमें आपको BSc मैथ बायो और बीटेक मतलब जितने भी CUET के क्लास, जितने भी आपको एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसका पूरा पूरा क्या कराया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तैयारी कराया जा रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, आपको लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स PDF, लाइव क्लास डेली मिलेगा, क्लास का नोट मिलेगा PDF। ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे और प्रैक्टिस क्लास होगा और डाउट क्लास अलग से होगा। से डाउट क्लास मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं क्लास के दौरान, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाद में पूछेंगे, मतलब डाउट नंबर आपको दिया जाएगा, वहां से पूछ सकते हैं। और उसके निवारण के लिए सभी के डाउट क्लास के लिए अलग से एक डाउट क्लास चलाया जाएगा, जिसमें आपका केवल जितना डाउट रहेगा बस वही क्लियर कराया जाएगा हर सप्ताह में। ठीक है, तो यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 के बाद CUET की तैयारी करने वाले हैं, उसका वो फॉर्म भरे हैं या तो भरेंगे और आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप इसमें एक अच्छे मतलब उसमें अच्छे कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए, तैयार करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए CUET बैच। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें जितने आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव, वो तो पूरा बता दिया जाएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसका हम बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है। देखिए देखिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से वायु में कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि F, हम देखिए जानते हैं F12 बराबर क्या होता है, F21। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो जब दोनों बल बराबर रहेंगे, क्योंकि देखो जब हम F12 का मान निकालेंगे तब ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू +1 इंटू +4 अपान r²। F21 का मान भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू +1 इंटू +4 अपान r²। दोनों का अपान करेंगे, कट के क्या आ जाएगा 1/1, मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1:1। आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, देखिए हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक F/Q होता है। F का मात्रक देखिए क्या होता है, न्यूटन, और देखिए इसका मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर।
तो ये क्या आ जाएगा देखिए सही, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होगा देखिए कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ग नंबर। ग नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बल बटे आवेश, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ग नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर। तीसरा देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ। देखिए जब अविलंबवत प्रवेश करेगा तो इसका कैसा होगा, परवलयकार होगा, पथ कैसा होगा, परवलयकार, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस दिशा में, इस पे क्या होगा, बल लगेगा इस दिशा में, तो ये क्या होगा, ऐसे जाने लगेगा बल के लिए, परवलयकार इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का देखिए मात्रक क्या होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू क्या होता है, ए। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, ई का मात्रक, और इंटू इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर, वोल्ट इंटू मीटर। अगला देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए बंद यन वैद्युत द्विध्रुव है किसके अंदर, पृष्ठ के अंदर, तो पृष्ठ के अंदर जब यन वैद्युत द्विध्रुव है तो देखिए इसमें जो आवेश रहेगा टोटल क्यू, देखिए हम जानते हैं, देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है देखिए फाई ई बराबर कितना है, देखिए फाई ई बराबर देखिए होता है हमारा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हम पढ़े हैं। तो Q का मान देखिए क्या आएगा, Q का मान देखिए यन वैद्युत फ्लक्स है तो इसमें यन क्या होंगे, Q आवेश होंगे प्लस में, और माइनस यन के क्या होंगे माइनस में, एप्सिलॉन नॉट, ये कट के जीरो आ जाएगा, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव में आवेश कितना होता है, जीरो, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, यन अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें यन प्लस होंगे और यन क्या होंगे, माइनस होंगे, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, जीरो। जब टोटल आवेश जीरो रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, वैद्युत विभव देखिए V बराबर देखिए क्या होता है, W अपान Q, एकांक आवेश पर लगने, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए जूल प्रति कूलाम, का नंबर क्या हो जाएगा, देखिए का नंबर आपका सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, बताइए किरचॉफ का देखिए प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है देखिए आपका ये। तो देखिए किरचॉफ के नियम में हम देखे हैं कि किरचॉफ के नियम में धारा होता है I1 प्लस I2 प्लस ऐसे से जीरो होता है, सभी धारा का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो जब धारा है तो धारा किससे संबंधित है, देखिए धारा देखिए I बराबर होता है Q/T, मतलब धारा है आवेश के लिए, तो यह किसके लिए होगा, आवेश के संरक्षण पर। धारा का योग शून्य होता है मतलब इसका आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर है, आवेश पर है। लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, या ऊर्जा का संरक्षण, या संवेग का संरक्षण। तो लेंज का नियम क्या बताता है, देखिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत बार देखें। लेंज का नियम देखिए जो है चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए ये ऊर्जा का संरक्षण के नियम को बताता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। अगला देखिए, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है, शुद्ध प्रेरकत्व में देखिए औसत शक्ति क्षय यही होती है, ये आपको याद करना होगा।
यदि केवल परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा है यल, तो आपका इसका जो शक्ति क्षय होगा वह कितना होगा 1/4 Li²। यदि E तथा B चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश चुंबकीय सदिश हैं तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। देखिए E/B के, ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्रॉस में रहेगा। देखिए इंटू केवल रहेगा तो नहीं होगा, किस में रहना चाहिए, क्रॉस में, क्योंकि इसमें साइन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, मिस प्रिंट है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन देखिए रहेगा देखिए इसके ऑप्शन में जो रहेगा अल्फा रहेगा और इधर क्या रहेगा बीटा, गामा, देखिए अल्फा रहेगा, अल्फा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण रहेगा, गामा किरण रहेगा, और क्या होगा देखिए अवरक्त किरण, और क्या रहेगा देखिए एक्स किरण। ये रहेगा ऑप्शन मिसप्रिंट था, तो देखिए इसमें क्या रहेगा अल्फा किरण नहीं होगा। अल्फा किरण क्यों नहीं होगा? देखिए अल्फा किरण कण से बना होता है, बाकी सब कण से नहीं होते हैं, तो ये सभी तरंग होंगे लेकिन ये तरंग के रूप में नहीं होगा। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र या मूल सूत्र है, ठीक है। सूत्र है फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र। देखिए द्रव्यमान का सूत्र कितना होता है? देखिए हम जानते हैं द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान का सूत्र होता है, तो देखिए इसमें द्रव्यमान पूछा है। देखिए हम जानते हैं कि E बराबर देखिए क्या होता है एच न्यू होता है, और E बराबर क्या होता है mc² होता है। तो हम देखिए जब रखेंगे तो mc² बराबर क्या होगा एच न्यू, या तो m बराबर क्या होगा देखिए h/c², यही आएगा। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं c/λ, तो ये देखिए आ जाएगा h/c² इंटू लैम्डा, एक c से c कट गया, ये कितना गया h/c²। कौन सा है देखिए घ नंबर आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा घ नंबर। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, धन आवेशित या ऋण आवेशित कोई भी, या उदासीन। देखिए पी प्रकार में हम क्या करते हैं त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो जाती है, तो ये क्या होगा धन आवेशित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं धन आवेशित को कोटर बोलते हैं, ठीक है।
और पीएन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक वाहक, दाता आयन या ग्राही आयन। इसमें किसके द्वारा होता है उसमें परिवर्तन बताइए। पीएन संधि डायोड है तो उसमें किसके द्वारा होता है। पीएन संधि डायोड में देखिए अल्पसंख्यक वाहक मतलब धनावेश, बहुसंख्यक मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अल्पसंख्यक वाहक, अल्पसंख्यक वाहक होता है उत्क्रम अभिनत में, मतलब ये पश्च अभिनत में है, ठीक है। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल लगभग में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देखिए क्योंकि अर्धचालक में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग में 1 हो गया, और कोई तो 5 अधिक हो गया, 15 अधिक हो गया, 0 अधिक, तो ये क्या हो गया 1 के, लगभग में 1 के क्या होता है बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये तो था हमारा बहुविकल्पी। अब देखेंगे अब हम लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से गतिशीलता का बीमीय समीकरण दीजिए। गतिशीलता का बीमीय समीकरण देना है हमको। देखिए वैद्युतशीलता का तो देखिए हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये यह बराबर होता है। अब हमको निकालना है इसका मात्रक, तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू F। इसका देखिए कोई मात्रक नहीं होता है, जब हम मात्रक लिखेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा 80, और इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा 80 आवेश का, और इसका देखिए क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और F का क्या आ जाएगा देखिए MLT⁻²। सबको अब एक साथ करो, इसको ऊपर करो तो कितना हो जाएगा M⁻⁻1, L देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये TT रहेगा। देखिए तो देखिए L देखिए कितना होगा, देखिए 3 ऊपर जाएगा L⁻⁻3, और देखिए T कितना आएगा, देखिए A तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर, T के पावर देखिए कितना आ जाएगा 2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए आ गया वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र। बीमी सूत्र पूछेगा अगर आपको परिभाषा, ये फार्मूला लर्न है तो बस जिसका बीमी सूत्र पूछे उसको एक साइड करके बाकी सबको एक साइड करो। अब देखिए इसमें जो नियतांक है उसको छोड़ दीजिए, जो आपके मान है उनका क्या करिए बीमा रख दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए। देखिए सूत्र से ही परिभाषा बनेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है F/Q, ये सूत्र हो गया। मतलब क्या हो जाएगा एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q -2Q +2Q प्लस तथा 2Q आवेश रखे गए हैं। परिबद्ध वैद्युत क्षेत्र, देखिए पहले हम Q का मान निकाल लेंगे। संपूर्ण Q कितना आ जाएगा +3Q -2Q +2Q +2Q। देखिए एक ये 2 से 2 कैंसिल, Q का मान कितना आ गया 5Q। अब देखिए हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स E बराबर क्या होता है Q/ε0, तो ये कितना हो जाएगा 5Q/ε0, बस यही आ गया, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग अच्छे से एकदम समझते चलिए। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अनुगमन वेग मतलब आप समझते हैं कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं निरंतर इधर उधर गति करते रहते हैं, जिसकी गति को हम क्या कहते हैं अनुगमन वेग या अपवहन वेग। तो ये भी आप जानते हैं अनुगमन वेग आपको कराया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में।
वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। देखिए I बराबर देखिए क्या होता है NE/AVD, जहां I क्या है, I देखिए वैद्युत धारा है, I वैद्युत धारा है और VD क्या है देखिए अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, और N क्या है देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखिए ये आपका संबंध हो जाता है सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखना है तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखिए मात्रक क्या होता है, देखिए विशिष्ट चालकता देखिए रो होता है, रो बराबर देखिए क्या होता है, देखिए हम ये देखिए जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टी L, R प्रोपोर्शनल टी 1/A, तो R प्रोपोर्शनल टी L/A या R इज इक्वल रो L/A, यही देखिए क्या है विशिष्ट चालकता है। ठीक है, अब इसका देखिए विशिष्ट चालकता जब हम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए इसका मात्रक देखिए R इज इक्वल रो इज इक्वल RA/L, R का मात्रक देखिए ओम होता है, मीटर स्क्वायर अपान मीटर, 1 मीटर कैंसिल, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका मात्रक। और परिभाषा आप लोग देख लेंगे परिभाषा क्या होता है। परिभाषा क्या करेंगे, देखिए परिभाषा जब पूछेगा तो यहीं से देखिए बनाएंगे। यल बराबर क्या मान लेंगे हम, यल बराबर 1, ए बराबर 1 मान लेंगे तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा रो, तो यहाँ से इसका परिभाषा निकल जाएगा। परिभाषा क्या निकलेगा हमारा, परिभाषा ये निकलेगा कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता पूछा है। तो अब देखिए ये तो विशिष्ट आ गया प्रतिरोध, अब हमसे पूछा है विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता देखिए क्या आता है, देखिए हम ये कर देंगे, देखिए ये हमारा जो है ये देखिए क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। मतलब हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। देखिए तो ये देखिए आ जाएगा, इसको हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, ये आ जाएगा 1/रो, इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा विशिष्ट चालकता का। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम देखिए यही होता है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए इसके नियम के अनुसार I1 + I2 + I3 बराबर 0, या हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ I इज इक्वल 0। यही कोई संधि है, इस पे 3 धारा मिल रहा है, I1 फिर I2 फिर I3, सभी संधि से बाहर जा रहे हैं तो प्लस में दिखा देंगे, संधि की तरफ माइनस, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं सब, तो प्लस में हो गया। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा 0 होगा। यदि कोई इसी में अंदर की तरफ जाएगा कोई बाहर की तरफ तो एक प्लस दिखाएंगे और एक माइनस में दिखाएंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय देखिए नियम क्या होता है कि
एम्पियर का परिपथी नियम यह है, किसी क्षेत्र से संबद्ध कुल जो वैद्युत फ्लक्स है उसका रेखीय समाकलन क्या होता है। देखिए वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स का देखिए आई बी, देखिए जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकलन, ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई, संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही उनका एम्पियर का नियम है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका रेखीय समाकलन देखिए करेंगे हम। रेखीय समाकलन मतलब डी एल के सापेक्ष, तो ये कितना आ जाएगा देखिए म्यू नॉट इंटू आई, संपूर्ण धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है क्वेश्चन दोहरा लेंगे, यही क्वेश्चन रिवाइज करके जाएंगे तब भी आपका एक अच्छा नंबर आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में फिजिक्स में। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना है तो देखिए B बराबर जो होता है ये हमारा होता है देखिए म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपान यल, ये होता है देखिए म्यू नॉट एन आई अपान यल। इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं, जहां एन देखिए क्या है, एन देखिए एन बटा यल, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ठीक है। अब देखिए चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। तो देखिए धारा सुग्राहिता जो होता है आई एस, वो देखिए क्या होता है, देखिए पाई अपान कितना होता है, देखिए आई का मान देखिए क्या होता है एन आई ए बी अपान सी अपान आई से आई क्या हो गया कैंसिल, ये बचा कितना हमारा एन ए बी अपान सी, ये हो गया धारा सुग्राहिता, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। आगे देखिए क्या है, नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नति अथवा नमन कोण क्या होता है, देखिए चुंबक किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण, ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, देखिए ये देखिए कहलाता है कि नमन या नति कोण, या तो देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय सुई की अक्ष के बीच कोण के बीच का कोण क्या कहलाता है, नमन अथवा नति कोण कहलाता है। नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, नति कोण का अधिकतम मान देखिए 90 अंश का होता है, और ये कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर 90 अंश होता है, और ये कहां पर होगा, ध्रुवों पर, ठीक है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन,
किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध लिखिए। किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध लिखिए। संबंध देखिए ये होता है tan थीटा बराबर आ जाता है V/H। ये क्या है देखिए, ये है ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्या है, ये देखिए हमारा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये संबंध होता है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिकतम तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंगों का नाम बताइए। सबसे अधिकतम तथा सबसे कम तरंग की तरंग। देखिए सबसे अधिकतम, अधिकतम में देखिए क्या होता है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य की तरंग देखिए कौन होती है, देखिए रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। और कम तरंग, कम तरंग दैर्घ्य की तरंग देखिए कौन सी होती है, ये देखिए होती है हमारा, ये होता है एक्स किरण। ठीक है, ये होता है देखिए एक्स किरण सबसे कम तरंग दैर्घ्य का होता है, और ये जो है रेडियो तरंग ये क्या होता है, सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य का तरंग होता है। तो यही हमको लिखना था, अधिकतम तथा कम तरंग दैर्घ्य का तरंग का नाम केवल बताना है। अब देखिए कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, देखिए दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों में समय के साथ कालांतर नियत होता है, नियत होता है, उसे क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत। देखिए दो ऐसे स्रोत जिनमें से उत्पन्न तरंगों में समय के साथ जो कलांतर होता है नियत होता है, मतलब जितना कला का अंतर एक बार हो जाएगा वही हमेशा होता है, कलांतर कोणों का अंतर परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन, विवर्तन से आप क्या समझते हैं। विवर्तन देखिए प्रकाश का होता है कि जब प्रकाश किसी अवरोधक या किसी सूक्ष्म नुकीले भाग से गुजरता है तो वह क्या होता है, आंशिक रूप से विचलित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश किरण का अवरोधक या नुकीले भाग से विचलित होना विवर्तन कहलाता है। यहाँ देखिए विवर्तन रहेगा, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है, देखिए प्रकाश तरंग की वह न्यूनतम आवृत्ति जो
धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। ये तो देखिए हो गया देहली आवृत्ति। अब पूछा है देहली आवृत्ति की महत्ता क्या है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए इसका जो महत्व है ना, इसका यह महत्व है कि इससे कम आवृत्ति का, यदि इससे कम आवृत्ति का अगर हम क्या करेंगे, प्रकाश उस पर गिराएंगे जो धातु है, तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। देहली आवृत्ति के बराबर होना चाहिए या तो उससे अधिक होना चाहिए प्रकाश की आवृत्ति, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तभी उसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखेगा। अगर इससे कम आवृत्ति का रहेगा तो नहीं उत्सर्जित होगा। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। देखिए नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है, नाभिकीय बल कहलाता है। देखिए न्यूक्लियन मतलब जो नाभिक के अंदर कण होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन, ये नाभिक के अंदर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। और इनके बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम, नाभिकीय बल, जो इनको आपस में बांधे रखता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। देखिए बंधन ऊर्जा मतलब देखिए वह बाह्य ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए बंधन ऊर्जा जो नाभिकीय बल था वो नाभिकीय बंधन है। नाभिकीय बल को, इसको हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय बल को हम नाभिकीय बंधन भी कर सकते हैं। अब इसी बल को, इसी बंधन को तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए क्या कहलाता है, हमारा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाता है, जो ऊर्जा लगता है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। देखिए भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम यूरेनियम रहता है, यूरेनियम को जैसे देखिए हम यूरेनियम को दिखा सकते हैं 92 200 234 होता है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन गिरा देंगे 235। देखिए ये आ जाएगा हमारा ये देखिए आ जाएगा हमारा 92 यूरेनियम
236। अब ये टूट जाएगा, देखिए 56 थोरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 30N1। देखिए ये है यूरेनियम पर जब नाभिक की बमबारी की जाती है, नाभिक गिराया जाता है, तो यह नाभिक को ग्रहण करके अस्थाई में परिवर्तित होता है। फिर थोरियम और क्रिप्टॉन दो छोटे छोटे नाभिक में, हल्के नाभिक में क्या होता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए इसमें युग्म उत्पादन है, तो देखिए गामा फोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन उत्पन्न होने की घटना युग्म उत्पादन कहलाती है। जैसे देखिए क्या होता है, H न्यू ये ऊर्जा है, ठीक है। अब यह क्या होता है हमारा, जब किसी धातु द्वारा अवशोषित किया जाएगा तो वहां से +1 B0 बीटा 0, ये क्या है हमारा पॉजिट्रॉन है। और फिर प्लस क्या आ जाएगा, देखिए -1 बीटा 0, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये तो हमारा युग्म उत्पादन है। ये क्या है, देखिए ये देखिए है युग्म उत्पादन। अब देखिए युग्म विलोपन क्या है, युग्म विलोपन। तो युग्म विलोपन देखिए क्या है, इसकी ठीक इसका उल्टा लिखेंगे कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन द्वारा फिर से गामा फोटॉन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म विलोपन। इसमें इसका उल्टा कर देंगे हम। बस मतलब ऊर्जा से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना क्या कहलाती है, उत्पादन, और इनसे फिर मिलकर ऊर्जा बनने की घटना क्या कहलाती है, युग्म विलोपन या विनाश की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए अगले, अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है, आर गेट का तर्क प्रतीक बताइए। आर गेट का क्या प्रतीक है ये बताना है। तो आर गेट का देखिए प्रतीक हम जानते हैं, आर गेट का ये होता है, इसमें दो निवेशी होते हैं, ए और बी, दो निवेशी सिग्नल, और एक क्या होता है निर्गत सिग्नल। ये क्या हो गया हमारा आर गेट। आर गेट का प्रतीक बताना था हमें। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बताइए। देखिए एंड गेट का देखिए ये है, इसमें भी देखिए दो निवेशी होते हैं और एक क्या होता है निर्गत होता है। ये हमारा हो गया एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। अब देखिए अब जो है हमारे वो लघु उत्तरी प्रश्न है, मतलब 2 और 3 नंबर वाले। अभी तक जो चल रहा था वो 1 नंबर का क्वेश्चन था, अब है 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। वैद्युत कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आप जानते हैं कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम कि लगने वाला बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। आप जानते हैं बल यही होता है कि लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये देखिए 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न। आप नियम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है हमारा, ये नियतांक है एक, ये जो पूरा है, ये जो पूरा लिखा गया ये क्या है, एक नियतांक है। वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आता है हमारा P/R³। और ये आपका देखिए डेरिवेशन है, ये क्या है, डेरिवेशन है। और जितने आपके डेरिवेशन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, डेरिवेशन आप लोगों को देखिए अभी नहीं कराएंगे, डेरिवेशन कराया गया है। और जितने डेरिवेशन आ रहे हैं उसको देखने के लिए आपको इसी क्लास के वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके लिंक में आपको मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के नाम का क्लास जो चला है। आपको सर्च भी नहीं करना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दो आपको लिंक मिलेंगे, एक रहेगा आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का और एक रहेगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का। ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में मिलेगा। जितने डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ पे, आप वहाँ से जाकर अच्छे से समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन है उसका क्या है, कौन सा है पार्ट, और उसको अच्छे से समझने के लिए, पूरा उसका निगमन करने के लिए, डिटेल के लिए आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास। और उसको भी खोजने की जरूरत नहीं है, क्लास पहले का चल चुका है, उसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स देखिए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से गुजरने वाला लंबवत ऐसे लिखिए, गुजरने क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाले लिखिए, क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा के मान को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, देखिए फाई से व्यक्त करते हैं। फाई ई बराबर हमारा जो होता है ई इंटू डी ए होता है, या इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा होता है, जितने कोण पर वो झुका होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा है वैद्युत फ्लक्स और इसका सूत्र। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र अब निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी आपका मिलेगा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के क्लास में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। तो देखिए ये भी आपका डेरिवेशन है, इसमें जो आएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के,
यही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, जहां डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। और देखिए टी क्या है, देखिए टी हमारा देखिए है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। ठीक है, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ए क्षेत्रफल है। तो देखिए ये भी आपको डेरिवेशन वाले क्लास में मिल जाएंगे, जितने भी आ रहे हैं सूत्र के सब निगमन सब आपका इम्पॉर्टेंट है, जितने भी आपके आ रहे हैं। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है और सबको आप क्या करेंगे, देख लेंगे एक बार। और बता रहे हैं बार बार कि आपको दोनों क्लास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे, उसको अच्छे से देख कर जाइए एक बार। एक दिन का आपके पास टाइम है, 1 तारीख को एग्जाम है, एक बार जितने क्वेश्चन है सबको देख कर जाइए बस। आप पूरा आपका इसी में से आने वाला है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखिए v बराबर क्या होता है, √2 यही फार्मूला बनता है, इसमें रख देंगे √2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू v का मान है 500 अपान यम का मान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। जो अभी हम किए थे I बराबर NeAVD सूत्र लिखे थे, इसी का निगमन करना है। ये भी क्या है हमारा डेरिवेशन क्लास में आप देख लेंगे जितने आ रहे हैं सब। अगला देखिए, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम को सूचित आरेख बनाकर लिखिए। पहला देखिए ये वाला है, समेशन I = 0, सभी धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। ये संधि का नियम देख लेंगे, संधि का नियम। और दूसरा देखिए क्या होता है, समेशन IR = समेशन E, ये क्या है, बंद पास का नियम। ठीक है, ये देखिए दो नियम है किरचॉफ के। पहला संधि का नियम कि किसी संधि पर किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का, जितनी धारा है I1 I2 I3 I4, सभी धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा। दूसरा बंद पास का नियम कि किसी बंद पास में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग क्या होता है, उसके संपूर्ण विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है, योग के बराबर होता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि यह क्या करता है, यह आपका किस पर करता है, ये देखिए आपके बंद पास के नियम पर कार्य करता है। इसमें देखिए आपका यही आता है, आप लोग देख लेंगे। देखिए इस प्रकार से रहता है व्हीटस्टोन सेतु PQRS। तो इसमें आता है P/Q बराबर R/S, यही फार्मूला आता है। आप ये देख लेंगे इसका सिद्धांत और इसका निगमन। चुंबकशीलता μ0 तथा वैद्युतशीलता ε0 में संबंध। देखिए दोनों का मान रखेंगे। देखिए इसका जो मान रहता है वो होता है, देखिए μ0/4π, μ0/4π = कितना 10⁻⁻7 और 1/4π ε0 = कितना आता है, देखिए 9 × 10⁻9। अब देखिए भाग दे दीजिए दोनों का, तो देखिए 4π कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ε0 μ0 बराबर कितना होगा, देखिए ये आ जाएगा। इसको नीचे करेंगे तो 1/9 × 10 कितना हो जाएगा 9 × 16। इसको देखिए हम लिख सकते हैं
एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर 1/3 इंटू 10 पावर कितना है हमारा, देखिए 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² या c² बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब c बराबर यही चीज़ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे, दोनों सही है, कहीं भी छोड़ दीजिए। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल बताइए। परमाणु का मॉडल जो है ये भी आप देख लेंगे। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के में कराया गया इसको, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के क्लास में ये कराया गया, देख लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम भी आपको बताया गया कि लेंज का नियम क्या है कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न जो क्या होता है, जो प्रेरकत्व होता है, यह उसी का विरोध करता है जिसके कारण की उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और उसी का यह क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। तो यही है आपका लेंज का नियम। ये भी आप देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन के क्लास में देख लेंगे। ये देखिए आपका LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ का निगमन कराया गया है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के, ये देखिए ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्लास में ये भी आप देख लेंगे और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में बहुत अच्छे से कराया गया, एकदम अच्छे तरीके से समझाकर। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो वैद्युत कणों जैसे इलेक्ट्रॉन है, वैद्युत का आवेशित, वैद्युत पहले तो देखिए वैद्युत किससे उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश से उत्पन्न होता है। तो आवेशों के गति के कारण उत्पन्न तरंगों क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जो आवेश से उत्पन्न होती है, आवेश की गति से उत्पन्न होती है। प्रकाश तंतु क्या होते हैं, किरण आरेख की सहायता द्वारा प्रकाश संचरण की विधि को समझाइए। ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास कराया गया है, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। आपको कराया गया 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। या तो यहाँ छोड़ दीजिए या तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, f1 f2 f1 + f2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं लाकर, या तो f बराबर क्या हो जाएगा, f1 f2/f1 + f2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तीनों में से कहीं भी छोड़ सकते हैं। आपको डेरिवेशन करना होगा। ये क्या है, डेरिवेशन वाले क्लास में मिलेंगे आपको, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्लास में। प्रिज्म द्वारा देखिए I- इतना वक्र खींचिए। देखिए ये वक्र देखिए जब हम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखिए इस पर देखिए क्या जाएगा हमारा I आपतन कोण, और इस पे क्या जाएगा डेल विचलन कोण, और ये क्या है आपतन कोण। अब देखिए ये आपका ग्राफ जाएगा, ये जो सबसे नीचे वाला मान रहेगा ये क्या कहलाएगा हमारा डेल यम, न्यूनतम विचलन कोण। ये देखिए आइडियल ग्राफ हो गया। आप यही पढ़े ना कि जब हम क्या करते हैं, देखिए एक मिनट, ये उल्टा हो गया। देखिए इसको देखिए यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पे धारा कर दीजिए, मतलब आई का मतलब कोण, आई क्या है देखिए ये आपतन कोण रहेगा, और ये क्या है देखिए डेल है, ये क्या है विचलन। तो देखिए जब हम क्या करते हैं आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो विचलन कोण का मान घटता है, लेकिन एक निश्चित मान तक घटने के बाद फिर से बढ़ने लगता है। इस निश्चित न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, तब इसे हम डेल एम से व्यक्त करते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक का सूत्र है प्रिज्म का, sin A + डेल m/2 अपान
साइन a/2, इसका निगमन देख लेंगे आप लोग क्या है इसका निगमन। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। खगोलीय दूरदर्शी देखिए, आपको खगोलीय दूरदर्शी होता है जो दूर की बड़ी वस्तुओं को देखने के कार्य आता है, काम में आता है। तो इसका आप सचित्र वर्णन बना करके पूरा इस पे क्या करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे आवर्धन। ये आपको मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। अब देखिए, हाइगेंस का प्रकाश तरंग संचरण संबंधित सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस का प्रकाश संचरण संबंधित सिद्धांत देखिए कि हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। और तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे क्या होती हैं, सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। ये आपका हाइगेंस ने बताया था, ठीक है। और जिस रेखा पर, जिस लाइन पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, या तो एक ऊपर जाते हैं या तो नीचे जाते हैं, वह क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो हाइगेंस का ये था, आप इसको देख लेंगे। और अपवर्तन की व्याख्या कर देंगे हाइगेंस वाले से, जो ये वाला बनता है फिगर देखिए ऐसे आपका बनेगा। यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, यहाँ से इस पे डालेंगे, यहाँ पे आपका आई बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा। ये ए रहेगा, ए डैश, बी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। बस निकाल देंगे हम ये वाले फिगर से। तो जितना बताया जा रहा है आप लोग इतना दोहरा लेंगे अच्छे से। देखिए, व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या है, जब दो समान आवृत्ति और समान कला के तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में गति करते हैं इससे, तो कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। जहाँ पे न्यूनतम होती है इसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, मतलब ये जीरो कर दिया, विनाश कर दिया। यहाँ अधिकतम में जुड़ गया तो ये क्या है, समपोषी व्यतिकरण। मतलब तरंगों के गति करने से, एक ही माध्यम में गति करने से आपस में अध्यारोपण करने की घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। अध्यारोपण से जिस बिंदु पर तीव्रता एकदम जीरो हो जाती है, देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यहाँ पे तीव्रता शून्य है, कम है, इसे क्या कहेंगे, विनाशी, मतलब जीरो कर रहा है, विनाश कर रहा है तीव्रता का। यहाँ पे अधिकतम है, जुड़ गया दोनों, तो ये क्या है, समपोषी है व्यतिकरण। तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। संपोषी व्यतिकरण बता दिए और विनाशी व्यतिकरण आवश्यक शर्तों के लिए, इसके लिए देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कराया गया आपको, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग क्लास को। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन देखिए क्या है, प्रकाश द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। देखिए ये हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसमें क्या, इसका आप लिख देंगे कि जब जो प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, प्रकाश फोटान के रूप में, जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है, प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा, जब ये ऊर्जा क्या करता है, किसी धातु के सतह पर पड़ता है, तो इस ऊर्जा को धातु ग्रहण कर लेता है और इसका कुछ भाग जो होता है कार्यफलन, मतलब धातु को हीट करने में चला जाता है, उसकी ऊष्मा को बढ़ाने में चला जाता है। लेकिन बाकी का भाग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करता है, बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यही कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। देखिए प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है तो देखिए हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है, फोटान की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए एच न्यू बराबर देखिए क्या होता है, डब्ल्यू प्लस क्या हो जाता है, ई के। देखिए ये क्या है, फोटान है, और ये क्या है, देखिए कार्यफलन
और ये क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए एच न्यू कार्यफलन को देखिए हम लिख सकते हैं एच न्यू 0 प्लस ई के, तो ई के बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ई के बराबर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, एच कामन कर ले, न्यू माइनस न्यू 0 यही है। तो यच क्या है देखिए, यच है देखिए यहाँ पे प्लांक नियतांक, यच क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है देखिए, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। न्यू 0 क्या है देखिए, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है, ये आपका है देखिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। बोर का परमाणु मॉडल आपको बताया गया कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में गति करते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग जो होता है वो क्या रहता है, देखिए MVR जो होता है कोणीय संवेग, ये क्या होता है, यच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, जहाँ n इज इक्वल 1 2 3 4 कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण गुणित रहता है। तो इसी में केवल इलेक्ट्रॉन गति करता है, और इन कक्षा को क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं या तो ऊर्जा कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर या एक अस्थायी कक्षा में घूमता रहता है तब तक न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब एक से दूसरे में जाएगा तो अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। इसमें भी कंडीशन है कि जब अधिक से कम वाले में जाता है तो उत्सर्जित करता है, कम से अधिक वाले में जाएगा तो अवशोषित करता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, जितना लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है सब आप एक बार देख लेंगे। देखिए अग्र अभिनत और पश्च अभिनत को बताना। देखिए अग्र अभिनत में देखिए क्या रहता है, इसमें देखिए पीएन संधि डायोड, देखिए ये देखिए आपका पी है एन है, इसमें सब क्या होते हैं, सब प्लस भरे होते हैं, और इसमें सब क्या होते हैं, भरे माइनस। तो देखिए जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए जब हम पी क्षेत्र को किससे जोड़ेंगे, देखिए पी क्षेत्र को हम माइनस से जोड़ेंगे और इसको प्लस से जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए पी को देखिए क्या करेंगे, हम प्लस से जोड़ेंगे और इसको माइनस से जोड़ेंगे, तब ये अग्र अभिनत रहेगा। तब देखिए ये कोटर इसकी तरफ गति करेंगे और ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ गति करेगा, तब धारा प्रवाहित होगी संधि में। लेकिन पश्च अभिनत में क्या होता है, इसी को हम क्या करें, पी है एन है, इसमें देखिए कोटर है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब हम पी क्षेत्र को देखिए क्या करते हैं, हम माइनस से जोड़ देंगे और एन को प्लस से जोड़ देंगे, तब ये कहलाता है पश्च अभिनत कहलाता है। इसमें देखिए ये माइनस इसकी तरफ जाने लगेंगे प्लस की तरफ, और कोटर जो है धनावेशित इसकी तरफ, तब संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस स्थिति में देखिए कोटर और ये जब इसको पी को हम माइनस से जोड़ेंगे एन को प्लस से, तो ये माइनस प्लस की ओर और ये प्लस माइनस की ओर चलेगा, संधि पे कुछ जाएगा नहीं, संधि में धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसे बोलते हैं पश्च अभिनत। लेकिन अग्र अभिनत में पी को हमें प्लस से जोड़ना है, एन को माइनस से, तो माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा, ये संधि की ओर जाएगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करके ये भी संधि की ओर जाएगा, तो संधि में धारा प्रवाहित होगी। पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंगदिष्टकारी को समझाइए। देखिए पूर्ण तरंगदिष्टकारी में देखिए क्या होता है, देखिए अब देखिए यहाँ देखिए एक पीएन संधि डायोड जिसे D1 बोलेंगे और एक यहाँ पर जोड़ देंगे D2 पीएन संधि डायोड, ठीक है। जब दो पीएन संधि डायोड देखिए हम जोड़ देंगे तो देखिए निर्गत वाले में देखिए इस प्रकार रहेगा, तब धारा प्रवाहित तो होगा। और ये क्या है हमारा, देखिए निवेशी सिग्नल है, ये क्या है देखिए निवेशी, और ये क्या है देखिए, ये देखिए है निर्गत। तो देखिए जब हम प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के क्या करेंगे, सेकेंड द्वितीय की प्राथमिक कुंडली और ये सेकेंडरी द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों पर एक एक पीएन संधि डायोड जोड़ देंगे D1 और D2। तो जब प्रत्यावर्ती के पहले आधे चक्र में ये क्या होगा,
ये इसका पी क्षेत्र किससे जुड़ा रहेगा, प्लस से, और एन क्षेत्र माइनस से जुड़ा रहेगा, तब ये अग्र अभिनत होगा, अग्रदिशिक होगा। लेकिन D2 क्या होगा, पश्च दिशिक होगा। और अग्रदिशिक होने के कारण तब D1 के कारण क्या होगा, हमें निर्गत जो वोल्टेज इसमें करंट प्राप्त होगा, मतलब धारा प्रवाहित होगी। और जब हम द्वितीय आधे चक्र में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा इसमें क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और ये जो D2 था पश्च दिशिक, ये क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक। तो मतलब अब D1 के कारण धारा नहीं प्राप्त होगी, लेकिन D2 के कारण हमें धारा प्राप्त होगी। इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रत्येक आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में D1 कार्य करेगा तो D2 बंद रहेगा, दूसरे आधे चक्र में D2 कार्य करेगा, D1 बंद रहेगा। मतलब दोनों से बारी बारी से होकर पूरे चक्र के लिए हमें निर्गत वोल्टेज में धारा प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब पूरे तरंग के चक्र के लिए कार्य होता है इसका। और जब अगर पूछेगा एग्जाम में कि अग्रदिशिक बताने के लिए सही अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो केवल एक पीएन संधि डायोड जोड़ देंगे, दूसरा नहीं जोड़ेंगे, तो केवल एक ही रहेगा। तो आधे चक्र में धारा प्रवाहित होगी, आधे में नहीं होगी। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल आघूर्ण आप जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, I/L/B साइन थीटा, आप लोग पढ़े हैं, या तो PE साइन थीटा पढ़े हैं आप लोग। वैद्युत क्षेत्र है तो देखिए PE साइन थीटा आप लोग पढ़े हैं, PE साइन थीटा ये पढ़े हैं। इसके सूत्र का निगमन देख लेंगे, ये भी आपका क्या है, डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय इस दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े हैं, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान कितना हो जाएगा, R3, ये आ जाएगा, देख लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जब देखिए व्यंजक देखिए सीधे सीधे जब कोई न रखा हो तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। जब इसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, परावैद्युत पदार्थ का अभी बताए थे, जिसमें T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा रहेगा तो D - T + T/Q हो जाएगा परावैद्युत। लेकिन इसमें पूरा खाली है, वायु भरा है, तो आपका ये आ जाएगा। इसका भी देख लेंगे डेरिवेशन। वान डे ग्राफ जनित्र का देखिए सिद्धांत, ये देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो में कराया गया था। ये जब वो क्लास लिए थे तो आप देख सकते हैं, बताएं जैसा कि आपके जितने लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन आएंगे उसको बस हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन हमको करना है लॉन्ग क्वेश्चन में और डेरिवेशन में, और उसको तुरंत जा करके लॉन्ग क्वेश्चन के क्लास में या डेरिवेशन के क्लास से आप देख लीजिए। और लिंक उसके दिए गए हैं नीचे, इसी वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसके लिंक दिए गए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके, इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन करके। बाकी शार्ट वाला हम लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, लॉन्ग वाला आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे क्वेश्चन देखकर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। अपवाह वेग ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। बायो सेवर्ट का नियम आप लोग पढ़े हैं, यही वाला कि ये यदि कितनी लंबाई इसकी DL है, धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये बिंदु की दूरी कितनी है R है, यहाँ पे P है, बीच में कोण थीटा है। तो आप जानते हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो डेल्टा V आता है वो क्या होता है, I/DL साइन थीटा अपान R²। प्रोपोर्शनलिटी होता है कि उसके उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, चालक और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल को जब इज इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे नियतांक लग जाएगा μ0/4π, जहाँ μ0 क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता है, I/DL साइन थीटा अपान R² रहेगा, जहां ये नियतांक है, इसका मान होता है 10⁻7। ठीक है, और इसका आप लोग डेरिवेशन देख लेंगे अच्छे से।
दो समांतर धारावाही रुजुरेखी तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र इतने का निगमन। देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसको भी आप लोग कर लेंगे। जितने क्वेश्चन बताए जाए ना सब आपको देखने हैं। ये भी देख लीजिएगा अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। जब किसी अन्योन प्रेरण, देखिए क्या होता है, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से इसके पास रखी दूसरी कुंडली में परिवर्तन होता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इसके सूत्र के लिए आपको कराया गया है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्लास में। ये भी देखिए, ये क्या है आपका आरएल परिपथ का कर लीजिएगा, आरएल परिपथ के लिए कर लीजिएगा। जब परिपथ में केवल यल और आर जुड़ा हो तब उसके लिए हम देख लेंगे डेरिवेशन, जब परिपथ में यल और आर जुड़े हों। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसकी कार्यविधि कार्यप्रणाली को समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, देखिए इसमें आपके क्या होते हैं लगे, इसमें देखिए आपके विभक्त वाले लगे रहते हैं, ठीक है, सर्पी वाला, जिससे कि धारा की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसमें आप क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो भी किस ऊर्जा में, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसका भी देखिए आप लोग देख लेंगे, जो चित्र आपको है बनाना इस प्रकार से, ठीक है, यान यस ऐसे देख करके पूरा कर लीजिएगा। इसका फिगर आप लोग बना के रख लेंगे। किसी अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र इतने का निगमन कीजिए। ये भी देखिए आपको सूत्र का निगमन करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके रखना है, ठीक है। जितने भी डेरिवेशन आ रहे हैं, देखिए गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र करना है, ये भी आपको करके रखना है। उत्तल के लिए, वो अवतल के लिए था, ये उत्तल के लिए है। किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पतले लेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए सूत्र का वो करना है, निगमन 1/f बराबर क्या होता है, n-1, या तो इसका ये डायरेक्ट हम कर देंगे 1/v - 1/f का निगमन करना है। ये हमको देखिए u, इसका देखिए निगमन करना है आपको। 3-4 देखिए डेरिवेशन है, देख लीजिए, उसका निगमन कर लीजिए। देखिए ये करना रहेगा तो हम जानते हैं, देखिए साइन a प्लस क्या होता है, डेल m बटा 2 अपान क्या होता है, साइन a बटा 2 n बराबर। देखिए न्यूनतम के लिए, जब कोण बहुत छोटा तो न्यूनतम के लिए साइन हट जाता है, तब केवल n आ जाएगा। देखिए a प्लस डेल m बटा 2 अपान a बटा 2 न्यूनतम के लिए, न्यूनतम कोण के लिए, न्यूनतम कोण के लिए जब हट गया 2 से 2 कट जाएगा, n बराबर हम क्या लिख देंगे, a बटा a प्लस डेल m बटा a, ये आ जाएगा। एक को इधर करेंगे, n-1 बराबर डेल m बटा a, तो देखिए डेल m बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू a। बस यही करना है, ये सूत्र आप जानते हैं। न्यूनतम कोण के लिए साइन हट जाता है, साइन हटाकर बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया, ये आपका डेरिवेशन हो गया एक, ये भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनने के लिए किरण आरेख बताइए। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किरण आरेख बनाना है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसके रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको निकालना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अभी अपवर्तन की बताए थे, अब आपको परावर्तन का करना है। इस प्रकार से यहाँ से देखिए इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर, ये हमारा a रहेगा, तो ये क्या रहेगा हमारा, देखिए b, फिर ये देखिए a डैश तो b डैश, ये कोण I तो ये कोण R, बस निकाल देंगे, हो गया। इसी से I बराबर R दिखा देंगे। हाइगेंस का प्रकाश तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत लिखिए। तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत अभी जो हम बताए थे, देखिए अपवर्तन की व्याख्या, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया
कि सभी प्रकाश क्या होते हैं, तरंग के रूप में संचरित होते हैं, और सभी प्रकाश तरंग जो होते हैं स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में एक समान रूप से विचरित होते हैं। जो अभी बताए थे ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसको एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला देखिए है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक इसके पहले ये, एक परावर्तन की व्याख्या और एक किसका है, अपवर्तन की व्याख्या। दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोग चित्र बनाकर अच्छे साफ साफ लिखेंगे ताकि एग्जामिनर एकदम नंबर दे दे देखते ही, ऐसा ना लगे उसको चेक करते समय कि नंबर दे दें, कितना दे दें, ऐसा ना हो। वो देखिए कॉपी खोले अगर आप साफ साफ अच्छे से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है चित्र बनाना। डेरिवेशन में सबसे मुख्य भाग क्या होता है, फिगर। चित्र आप अच्छे से बनाकर नामांकन कर दिए तो आधा काम आपका हो गया, 50%। एग्जामिनर देखेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि चित्र साफ साफ बनाए हैं तो मतलब सही क्यों होंगे। जब चित्र ही सही से नहीं बनाएंगे तो वो समझ जाएगा कि सही नहीं किए हैं। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित अंग के देखिए, इसके लिए चौड़ाई का सूत्र जो W बराबर आता है हमारा d लैम्डा अपान d, इस सूत्र का निगमन करना। इसका भी देखिए आप क्या करेंगे, चित्र सही से ऐसे बनाकर तब करेंगे तो नंबर अच्छा आपको देखिए मिलेगा। ये वाला देखिए S1 S2, देखिए ये चित्र, देखिए ये वाला चित्र आप बनाकर अच्छे से एकदम फिगर करेंगे, मिलेगा आपको नंबर। एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप के निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता का विभाजन चित्र बनाइए। ये भी देखिए आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन दोनों में मिल जाएगा। डेरिवेशन दोनों में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3-4 क्वेश्चन और हैं, देख लीजिए। आइंस्टीन से प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसका स्थापना अभी हम करवाए थे, इसका स्थापना करे थे। इसके आधार पर देखिए प्रकाश वैद्युत के नियम की व्याख्या करना है। 4 नियम आप लोगों को करवाए हैं, टोटल 4 नियम। पहला क्या है, जब देखिए इसकी क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी प्रकाश का गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। इसके बाद है आपका दहली आवृत्ति, और ये क्या कहते हैं लास्ट वाला है कि समय वाला, कि जैसे ही प्रकाश क्या करता है धातु पर गिरता है तुरंत धातु के इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करके बाहर निकल जाते हैं, इसमें कोई भी समय नहीं लगता है, मतलब समय की पश्चता नहीं होती है। तो ये वाला भी आप क्वेश्चन अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर देखिए, लाइमन बामर श्रेणी के संगत संक्रमण दिखाइए। लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी का आपको केवल सॉल्व करना है। इसमें देखिए आपको जैसे लाइमन श्रेणी का क्या होता है, 1/λ बराबर क्या होता है R 1/n। लाइमन के लिए देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो एक बार देखिए n का मान हम क्या रख देंगे, 2 रखेंगे, और एक बार n का मान इनफाइनाइट रख देंगे, यही दोनों निकाल देंगे तो ये आ जाएगा इसके लिए अंतर। ऐसे ही बामर के लिए कर देंगे। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग का उल्लेख कीजिए। देखिए नाभिकीय रिएक्टर आपको ये मिलेगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको जो कराया गया जिसमें नाभिकीय रिएक्टर के सभी भाग बताए गए हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए अभी पूर्ण तरंग वाला बताए थे, अब देख लीजिए अर्ध तरंग दिष्टकारी वाला। देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में जब हमको इसको करना होगा तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही पीएन संधि डायोड ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। पीएन संधि डायोड, तो देखिए इसके निर्गत में हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है देखिए निवेशी। तो देखिए जब एक ही पीएन संधि डायोड रहेगा हम बताए थे, तब ये क्या होगा, देखिए तब पहले आधे चक्र में ये क्या होगा, अग्रदिशिक रहेगा, तब धारा प्रवाहित होगी। लेकिन दूसरे आधे चक्र में जब धारा की दिशा बदलेगी तो ये क्या हो जाएगा, पश्च दिशिक, तब धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर अगले आधे चक्र में मिलेगी, मतलब हर आधे चक्र में धारा प्रवाहित मिलेगी, आधे चक्र में नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में है।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी हम बताए थे, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, यह क्या करता है, यह देखिए, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो लगभग सभी लोग अपने घर में या दुकान फैक्ट्री कहीं होता है उपयोग करते हैं एलईडी का, वाइट वाले बल्ब का। ठीक है, तो इसका भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में कराया गया है पूरा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आधार उत्सर्जक संग्राहक की धारा का देखिए, मतलब सीधे सीधे पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को पूरा लिखना है, इसको आप देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, वो पीएनपी था, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का देख लेना है, ये भी आप देख लेंगे, पीएनपी एनपीएन दोनों। दोलित्र क्या है, ट्रांजिस्टर दोलित्र की भांति, देखिए ट्रांजिस्टर एक दोलित्र की भांति, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक बार इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आप जा करके वीडियो में देख लेंगे, इसका कार्यविधि कैसे होता है, कैसे कार्य करता है दोलित्र के रूप में, एक्सीलरेटर के रूप में। स्विच द्वारा आर गेट को समझाइए, इसका लॉजिक प्रतीक खींचिए, इसकी सहायता से सत्यता सारणी बनाइए, संधि डायोड द्वारा तैयार किए गए आर गेट का परिपथ खींचकर रेखा चित्र समझाइए। देखिए आर गेट आपका जो है, आर गेट, इसमें क्या होता है, देखिए दो निवेशी होते हैं और एक क्या होता है, निर्गत सिग्नल। ठीक है, दो निवेशी एक निर्गत सिग्नल। देखिए इसका देखिए प्रतीक ये है, ए बी वाई। ठीक है, ये इसका देखिए क्या है, प्रतीक है। बुलियन व्यंजक क्या है, देखिए बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक देखिए क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल वाई, ए और बी क्या है, वाई के बराबर है। अब इसका देखिए परिपथ कैसे बनेगा, देखिए इसका परिपथ देखिए इसका बन जाएगा ए और बी और इधर कितना आ जाएगा, देखिए वाई। तो इसका देखिए सत्यता सारणी ऐसे बन जाएगी, ए बी वाई, और ये क्या है, हमारी सत्यता सारणी है। तो देखिए जब हम दोनों को जीरो रखेंगे तो वाई में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, सिग्नल बंद होगा, लेकिन जब एक को चालू करेंगे एक को बंद, तब हमें मान मिलेगा, इसको बंद करेंगे इसको चालू तब भी मान मिलेगा, दोनों को चालू कर देंगे तब भी यहाँ ऑन रहेगा। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग देखिए अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिए, आपके पास पूरे दिन का टाइम है, कल आपका पेपर है। ठीक है, कल आपका क्या है, पेपर है 1 तारीख को, तो इसको आप आज अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से पूरा तैयार कर लीजिए, या तो आप नोट्स से तैयार करिए, और जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपको नोट्स में नहीं मिल रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन और जितने डेरिवेशन बताए हैं सब आपको इसी क्लास के लिंक में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का करके आप वो सब क्वेश्चन उसमें से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा जितना है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ये कराया गया है, तो आप कहीं से भी इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका फिजिक्स में इसके बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। चलिए, तो ऐसी आप क्लास आप करते हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करिए क्वेश्चन, कल अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, अच्छा नंबर है आपका, सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए, ओके, बाय।